वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का राजनीतिक शास्त्र, जिसका पाठ दूसरा मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आपको समझ में आसानी होगी। जिसके अंदर मैंने बताया कि विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, विदेश नीति के फायदे क्या हैं और विदेश नीति के कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो विदेश नीति पर प्रभाव डालते हैं। तो उन घटकों के बारे में आप समझ लीजिएगा कि हम लोग जब किसी दूसरे देश के साथ कुछ व्यवहार तय करते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ संबंध बनाते हैं, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग दूसरे देशों के साथ विदेश नीति तय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमको देखना है कि भारत की विदेश नीति क्या होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं। और जिसके अंदर हम 2 चरण में देखने वाले हैं कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक भारत की विदेश नीति कैसी थी, और उसके बाद 1991 से लेकर अभी तक भारत की विदेश नीति किस प्रकार से रही है, भारत कौन से देशों के साथ किस प्रकार से विदेश नीति करता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति। विदेश नीति संबंधित प्राथमिक जानकारी लेने के बाद हम भारत की विदेश नीति संबंध जानेंगे, ठीक है। विदेश नीति से संबंधित जो प्राथमिक जानकारी थी स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसकी जानकारी हमने ली रखी है। तो अब 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई और तभी से लेकर स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारण की शुरुआत हुई। सही बात है, 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 1947 के बाद भारत खुद की विदेश नीति खुद तय करता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में, नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब जिसके अंदर भारत की नीतियां सिद्ध की जाती है, ठीक है, भारत की अलग अलग नीतियों के बारे में बताया जाता है। तो सिद्धांत में शासन विदेश नीति को कैसे निर्धारित करे, इस विषय में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। शासन को विदेश नीति कैसे बनानी है, तो जो संविधान बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में धारा 51 में उसका समावेश किया गया है कि आप किन किन बातों को ध्यान में रखकर दूसरे देशों के साथ आप विदेश नीति तय करोगे। तो इसमें बहुत सारी बातें, जैसे हमारे देश की जो स्वतंत्रता है उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे देश की अखंडता को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, सीमा की सुरक्षा होनी चाहिए, शांति और न्यायपूर्ण तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ के साथ विदेश नीति तय करनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त करनी है। आगे चौखट में दिए अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय समस्या और विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निकालना चाहिए। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो निपटारा है उसको भारत को शांतिपूर्ण मार्ग से निपटाना चाहिए। ऐसा धारा 51, संविधान का धारा नंबर 51 जो है वो कहता है। चलिए देख लेते हो चौखट क्या है धारा नंबर 51 का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय संविधान की धारा 51, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सारी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, देश के अंदर शांति और सुरक्षा स्थापित होनी चाहिए। आप ऐसी कोई विदेश नीति ना करें ताकि उससे देश की शांति और सुरक्षा भंग हो जाए, ठीक है। उस संविधान में ऐसा लिखा हुआ, धारा नंबर 51 में ऐसा लिखा हुआ है। राष्ट्रों में परस्पर न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध प्रस्थापित हो, जो 2 राष्ट्र परस्पर साझेदारी कर रहे हैं, विदेश नीति तय कर रहे हैं, उनके बीच में सम्मानपूर्ण और संबंध स्थापित होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते के संबंध में आदर भाव बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जो भी रहेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून जो रहेगा, समझौता जो रहेगा, उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। मध्यस्थीय प्राधिकरण की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिमय तरीके से हल करना। जो 2 राष्ट्रों के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ बातें सही गलत हो जाती हैं, तो उनका जो भी निपटारा है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जो भी विवादों का निपटारा है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। यह भारतीय संविधान धारा 51 द्वारा तय किया गया है कि अगर भारत को दूसरे देशों के साथ विदेश नीति तय करनी है तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखकर विदेश नीति उसको तय करनी है। जैसे 1 2 3 4 बातें मैंने बताई है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य निम्नानुसार है। ये तो भारत की विदेश नीति के 4 उद्देश्य आपने देख लिए, धारा 51 के अनुसार 4 उद्देश्य देखा। कुछ और उद्देश्य भी है जिनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पड़ोसी देशों के साथ एवं अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न रहे। यदि भारत दूसरे देशों के साथ, जैसे पड़ोसी देश जैसे चाइना हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ अगर कोई चीज संधि लागू करता है,
इनके साथ संबंध बनाता है, तो उससे भारत की जो सुरक्षा है वह बाधित ना हो, उसकी सुरक्षा पर कोई आंच ना आए, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखा सुरक्षित रहे। हम लोग उन देशों के साथ अगर कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो उससे राष्ट्र की सीमा रेखा सुरक्षित रहना चाहिए। अब भारत की एकता और एकात्मकता का संरक्षण होना चाहिए। भारत की एकता और एकात्मकता, हम लोग सब एक है। यहाँ पर आप लोग जानते हो भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा भारत क्या है, एक है। इनकी एकता और एकात्मकता की जो भावना है उनका संरक्षण होना चाहिए। दूसरे देशों में निवास करने वाले हमारे नागरिकों के हित की रक्षा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, तो दूसरे देश में वो रहते हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो। हम लोग ऐसा कोई विदेश नीति तैयार ना करें ताकि हमारे जो भारत के लोग दूसरे देश में रहते हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो। तो इस तरह की भूमिका निभाने के लिए दूतावास निभाते हैं। दूतावास आपको मालूम है, हर एक दूतावास होता है हर एक देश में। जैसे भारत का दूतावास अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका में जो सारी चीजें हो रही है वो भारत को बताएगा। ठीक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। भारत का यदि आर्थिक विकास करना है तो विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध हमें सुधारने पड़ेंगे। यदि हमारा विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध अच्छा होगा तभी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, बाहर के बड़े बड़े देश हमारे देश में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमारे देश में पैसा लगाएंगे। इससे हमारे देश में क्या होगा, पैसा जनरेट होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी और हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। इसलिए हमको अगर भारत का आर्थिक विकास करना है तो विदेशों के साथ आर्थिक व्यापारिक संबंध को हमको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, ताकि अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में आए और जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिले और भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगा, सुधर जा सके। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। टॉपिक स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति की समीक्षा। समीक्षा मतलब क्या कि हमको भारत की विदेश नीति कैसे पढ़नी है, क्या ध्यान में रख के पढ़ना है। तो दो तरीके हैं। भारत की विदेश नीति की समीक्षा हम 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण रहेगा स्वतंत्रता से लेकर 1990 तक। पहला चरण किसे कहा जाएगा, स्वतंत्रता, मतलब 1947 से लेकर 1990 तक की कालावधि को पहला चरण माना जाएगा। और दूसरा चरण जो रहेगा वो 1990 के बाद से लेकर आज तक होगा। ठीक है, 2 चरणों में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति का पहला चरण समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत की विदेश नीति कैसी थी, आरंभिक चरण क्या था उसका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरंभिक समय भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, तो उन्होंने विदेश नीति का पहला प्रारूप तैयार किया कि कैसे भारत दूसरे देशों के साथ किस तरह से विदेश नीति तय करेगा। भारत की विदेश नीति द्वारा उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय वादी भूमिका लेकर वैश्विक शांति और सुरक्षा का प्रधानता दी। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर वैश्विक शांति, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। हम लोग जिसके साथ भी विदेश नीति करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला प्रारूप तैयार किया देश आजाद होने के बाद। इनमें 3 बातों का उल्लेख किया गया था। पहली बात यहाँ पर लिखी गई है, सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव बिना स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया जाए। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं उसमें किसी भी सत्ता का दबाव किए बिना, अगर सत्ता में कोई दबाव डालता है, देखते हो सत्ता में अलग अलग लोग रहते, प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल, अलग अलग लोग रहते हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई गतिविधि हो रही है जो गलत है तो उसके अंदर अगर सत्ता दबाव डाल रही है तो सत्ता को दूर रखकर पहले स्वतंत्रता के रूप में प्रयत्न करना चाहिए। शांति बनाए रखना हमेशा ही भारत की विदेश नीति का विशेषता रही है। सबसे बड़ी विशेषता भारत की क्या है कि भारत जिस किसी देश के साथ अपनी विदेश नीति तय करेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, शांतिपूर्ण मार्ग से करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरी बात देख लेते हैं। पाकिस्तान और चीन, इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों का भी विचार किया जाए। देखिए, हमको हमारे भारत देश को 2 ही पड़ोसी देश हैं जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, एक पाकिस्तान है और एक चीन। आप लोग देख रहे हो चीन हमारे भारत के लद्दाख में क्या कारनामे कर रहा है। ठीक है ना, ये 2 देश है, तो इनसे भारत को किसी प्रकार का खतरा ना हो इस बात की सावधानी बरती जाती है। और तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता का आग्रह। आत्मनिर्भरता का आग्रह जैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनने चाहिए, मतलब हम लोग अपनी गतिविधियों के लिए, अपनी क्रियाकलापों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने, ऐसा भारत की सोच है। उस पर होने वाली विदेश नीति का बल, यह भी तत्कालीन विदेश नीति का वैशिष्ट्य है। आत्मनिर्भर होना, खुद पर निर्भर होना, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना। जैसे अभी देख रहे होंगे आप लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया हुआ है। इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत वो क्या करना चाहते हैं कि जो भी सारी चीजें होंगी भारत में बनेगी, भारत के लोगों को फायदा होगा, हम दूसरे देशों के साथ
निर्भर नहीं रहना चाहते ज़्यादा। चलिए, तो एक विदेश नीति की भी विशेषता बन चुकी है। अब आगे देखते हैं। आरंभिक काल में भारत ने अपनी विदेश नीति द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने एशिया में जितने भी देश हैं, हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से विकास साध्य करना और अपनी स्वतंत्रता आबादी रखने का प्रयत्न इस कालखंड में हुआ। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर लिया, तो स्टार्टिंग हमने क्या किया, जितनी भी एशिया में जितने भी देश थे तो उनके साथ हमने अपने संबंध सुधारे और देश के विकास करने के लिए कदम बढ़ाया। प्रादेशिक और क्षेत्रीय विकास की यह कल्पना आगे अफ्रीका विस्तार हुई। पहले हम लोगों ने क्या किया, एशिया महाद्वीप में जितने भी देश थे उनके साथ अपने संबंध सुधारे, फिर अफ्रीका में जितने देश थे उनके साथ भी हमने संबंध अपने सुधारने का प्रयास किया। परंतु कुछ एफ्रो एशियाई, मतलब कुछ ऐसे जगह, ऐसे देश थे जो अफ्रीका और एशिया में रहते थे, उन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिका और रसिया इनके गुटों में शामिल हो गए थे। आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था, जिसके अंदर दो गुट मिले थे, दो गुटों का उदय हुआ था, एक अमेरिका और एक दूसरा रसिया। तो उस समय बहुत सारे देश थे जो अमेरिका की तरफ चले गए थे और बहुत सारे देश थे जो रसिया की तरफ चले गए थे। तो जब ने और हम लोग जो थे भारत वो गुट निरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया, मतलब वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास करने के बाद हुआ। तो स्टार्टिंग में जो हमारा विदेश नीति है वह पूरे एशिया के देशों के साथ संबंध अच्छा बना है। उसके बाद अफ्रीका के साथ भी हमने अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो एफ्रो एशियाई थे, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं बने क्योंकि वो पहले से ही अमेरिका और रसिया के साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद जो देश शीत युद्ध सैन्य संकटों में सम्मिलित हुए उन्होंने गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन दिया। आगे, शांति और स्वतंत्रता, ये दो सिद्धांत गुट निरपेक्षतावादी नीति के महत्वपूर्ण या मूलभूत सिद्धांत बन गए। शांति और स्वतंत्रता का उपयोग करके हम लोग किसी भी देश के साथ क्या करेंगे, विदेश नीति तय करेंगे। यह धारणा किसकी बन गई, गुट निरपेक्षतावाद देशों की बन गई। चलिए स्टूडेंट्स, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुए संघर्ष का सामना करना पड़ा। कुछ कमियां भी हुई थी, कुछ गलतियां भी हुई थी उस समय, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद बहुत सारे से झगड़े हुए थे, जैसे पाकिस्तान के साथ हो गया, चीन के साथ हो गया, बांग्लादेश का अलग होना, ऐसी कुछ घटनाएं भी उस समय हुई थी। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर समस्या से लेकर वर्ष 1947-48 में 1965 में 2 बार युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद 1971 में तीसरा युद्ध के कारण उसके बाद बांग्लादेश क्या हो गया, अलग हो गया। तीसरा भी जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो 1971-72 में जो बांग्लादेश था वो अलग हो गया। 1970 के दशक में भारत की विदेश नीति में एक प्रकार का स्थिरता थी। दक्षिण एशिया में एक प्रबल प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ। दक्षिण एशिया में एक मजबूत विदेश नीति तय करने वाला देश के रूप में भारत का उदय हुआ। और वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु प्रशिक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में क्या किया, अपनी क्षमता को सिद्ध किया, अपनी मजबूती को दिखाया, ताकि वह देश की सीमा की सुरक्षा कर पाए और जो दक्षिण एशियाई देश है उनमें मजबूत राष्ट्र बन सके, ठीक है। इन क्षेत्रों में अनुसंधान अपनी क्षमता सिद्ध की, लेकिन 1980 से कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में वापसी सहयोग बढ़ाने के लिए दृष्टि से सार्क संगठन की स्थापना की। आगे मैं सार्क संगठन के बारे में आपको बताऊंगा। चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत आरंभ की। स्टार्टिंग से हमारे संबंध चीन के साथ सही नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि लद्दाख जो है वह उसका हिस्सा है और उत्तराखंड जो है वह भी उसका हिस्सा है। तो इस स्टार्टिंग से ही जब देश आज़ाद हुआ तो तभी से भारत और चीन के जो संबंध थे वो सही नहीं है और भारत उनसे बातचीत करके सुधारने का प्रयास कर रहा है। आगे, सहयोग अमेरिका के साथ साथ भारत के लेन देन की शुरुआत हुई और अमेरिका के साथ भारत के लेन देन की शुरुआत शुरू हो गई। अब पहला चरण देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला चरण, विदेश नीति का पहला चरण 1947 से लेकर 1990 तक का पहला चरण माना जाएगा। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुट निरपेक्षतावाद को स्वीकार किया। सही बात है, जब शीत युद्ध शुरू हो रहा था तो 2 गुट बन गए थे, एक अमेरिका सपोर्ट करने वाले और दूसरे थे रशिया को, ठीक है ना, सोवियत संघ को। तो उस समय भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया, वो गुट निरपेक्षतावाद को समर्थन किया, वो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। इस कारण सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों को उचित सहायता लेना, सही बात है,
अगर विकास करना है तो सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाना, जितने भी एशियाई देश है उनसे दोस्त बन के रहना, और यदि जरूरत पड़े उनकी क्या लेना, सहायता लेना। इसे तत्कालीन समय की प्रधानता प्राप्त थी। गुट निरपेक्षतावाद नीति के कारण भारत को अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। भारत ने गुट निरपेक्षतावाद का समर्थन किया, इसलिए दोनों जो महासत्ताएं थी, जो रशिया हो गए और अमेरिका, दोनों ने भारत का समर्थन दिया। और स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए आज रशिया और अमेरिका दोनों भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों हर समय जब भी भारत को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो दोनों महासत्ताएं भारत का समर्थन करती हैं। ठीक है। इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था मतलब देश की सीमाओं पर दूसरा पड़ोसी देश आक्रमण न कर ले, इसलिए सुरक्षा पर बल दिया गया। इसके लिए तकनीकी विज्ञान को आयात किया गया, तकनीकी विज्ञान जो थी उनको लिया गया, दूसरे देशों से सीखा गया। इसके लिए सोवियत रसिया, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की। तकनीकी विकास के लिए ये जो देश थे उन्होंने भारत की सहायता की। इस कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे पाकिस्तान से उनका झगड़ा हुआ और बांग्लादेश का निर्माण होना। ठीक है ना, ये कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, अब दूसरा चरण देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा चरण है भारत के दूसरे चरण में विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बन गई। दूसरा चरण जो 1990 के बाद भारत की जो विदेश नीति थी स्टूडेंट्स वो बहुत तेजी से बढ़ी। भारत का जो जीडीपी था या भारत का जो विकास है 1990 के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। ठीक है, उसका कारण था कि भारत ने राजनीतिक और सैनिक संबंधों पर ज्यादा प्रधानता नहीं दी। उसने ज्यादा प्रधानता किस पर दी? आर्थिक मामले पर, व्यापार पर, शिक्षा पर और तकनीकी। इन 4 से 5 चीजों पर भारत ने ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से 1990 के बाद भारत की जो तरक्की है, भारत का जो विकास है वो बहुत तेजी से होना शुरू हुआ। अनेक पहलुओं का समावेश हुआ। वर्ष 1991 के बाद भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण कम किया। आर्थिक उदारीकरण मतलब होता है कि वह देश सभी देशों के लिए अपने व्यापार खोल देता है, मतलब कोई भी देश आके भारत में व्यापार कर सकता है। इससे क्या होती है, अलग अलग देश के लोग आते हैं भारत में और वो अलग अलग कंपनी स्थापित करते हैं और उन कंपनियों के माध्यम से देश के लोगों को रोजगार मिलता है और देश में क्या पैसा जनरेट होता है। ठीक है, ये उदारीकरण की नीति अपनाई। इस कारण सुलभता से पड़ोसी देश के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई। उदारीकरण नीति अपनाने की वजह से सारी चीजें संभव हो पाई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ तथा सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हुए। 1990 के बाद अगर देखा जाए सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इन देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए और साथ ही साथ इजराइल, जापान, चीन, यूरोपीय संघ, इनके साथ भी हमारा लेन देन काफ़ी अच्छा होगा 1990 के बाद, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया है और हम लोग बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठन बनाए गए, अलग अलग संगठन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और प्रादेशिक लेवल पर। उसमें एक संगठन है G20। ठीक है, G20 के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा इंटरनेट के माध्यम से। दूसरी संगठन ब्रिक्स, ये बहुत बड़ी संस्था है जिसके अंदर 5 देशों का समावेश किया गया, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ 2010 के अंदर। ठीक है, 2010 में इसका समावेश किया गया था। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका भी निर्माण किया गया था। सबसे पहले इसका नाम ब्रिक था। क्या नाम था? ब्रिक। साउथ अफ्रीका जैसे इसके अंदर ऐड हुआ, इसका नाम ब्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? और इनके 5 देशों की जो मुद्रा होती है उन मुद्राओं का नाम आर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? आर से। जैसे हमारी मुद्रा का नाम क्या है? रुपीस है। ठीक है ना, रुपीस है। तो सभी देशों की जो 5 देश है इनकी सभी मुद्रा का नाम आर से शुरू होता है, इसलिए इसको R5 देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? R5 देश भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अधिक दृढ़ हुए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। आप लोग देख सकते हैं अमेरिका और भारत का संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी के समय में। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय समय में भारत का स्थान ऊंचा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे विश्व में भारत का स्थान बहुत बड़ा हो गया 1990 के बाद। भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत ने जो परमाणु क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया उसकी वजह से भारत की विदेश नीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। लोग भारत को एक संपन्न राष्ट्र के रूप में देखना शुरू कर दिए। परमाणु शक्ति का अर्थ और उसका उपयोग, इसका अध्ययन आपने इतिहास, भूगोल अथवा रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा। परमाणु विज्ञान क्या होता है या परमाणु शक्ति क्या होती है, इसके बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा।
परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। परमाणु ऊर्जा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात की जानकारी भारत को थी, इसलिए भारत ने क्या किया, जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो भारत ने परमाणु ऊर्जा की ओर अपना ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग स्थापित किया। इसके लिए भारत ने क्या किया, अलग अलग परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना और अलग अलग परमाणु आयोग की स्थापना करना शुरू किया। परमाणु ऊर्जा आयोग प्रथम डॉक्टर होमी भाभा थे। परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर होमी भाभा थे। ऊर्जा का निर्माण उनका मुख्य उद्देश्य था, फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना भी उद्देश्य था। ऊर्जा निर्माण करना तो एक प्रमुख उद्देश्य था ही था, साथ ही साथ देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैन्य शक्ति भी बढ़ाना देश के लिए क्या था, एक चुनौती था, जिसके अंदर भारत ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अनुसार वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ और भारत के परमाणु हथियार का निर्माण किया। भारत ने परमाणु हथियार का निर्माण करना शुरू कर दिया। परमाणु हथियारों का वहन करने वाले प्रक्षेपण शास्त्र भी हमने तैयार किए, मतलब ऐसे प्रक्षेपण शास्त्र जो परमाणु का वहन करेंगे, एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए वायुसेना और नौसेना भी सक्षम किए गए। इसके लिए जो वायुसेना थी और नौसेना थी उनको भी बहुत ट्रेनिंग दी गई, उनको बहुत सक्षम किया गया, उनको ट्रेनिंग देकर बहुत आगे बढ़ाया गया। अस्त्रधारी राष्ट्र मतलब ऐसा राष्ट्र जिसके पास परमाणु के सारे औजार उपलब्ध है, परंतु हमने एक जिम्मेदारी परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की है, ठीक है ना। अब आगे, निरस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भारत हमेशा समर्थन दिया। भारत कभी ये नहीं चाहता कि हम लोग सामने से क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है, ठीक है, क्योंकि विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित रहे, ये भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत का पहली सबसे बड़ी भूमिका क्या है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित रहे और सभी की स्वतंत्रता अबाधित रहे, इसका प्रयत्न भारत करता रहा है। विदेश नीति इस प्रकार समीक्षा करने के बाद हम अगले अध्याय में भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हमने विदेश नीति के बारे में तो पढ़ लिया कि भारत की विदेश नीति क्या है। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए कुछ चीजें और हैं जिनको भी हम लोग पढ़ के समझते हैं। हथियार अत्यंत विनाशकारी होते हैं, सही बात है। आपने इसका एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी का ले लीजिए, जो अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। तो इससे समझ में आता है कि परमाणु जो हथियार होते हैं बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। इसलिए इसका उपयोग कभी भी ना हो, इसलिए निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक है। परमाणु औजारों का उपयोग ना किया जाए, इसका प्रयत्न हर एक देश करता है। परमाणु हथियार प्रयास रोकने के लिए प्रमुख रूप से 2 समझौते किए गए। परमाणु हथियारों का उपयोग ना किया जाए, इसके लिए 2 समझौते हुए। पहला समझौता परमाणु प्रसार प्रतिबंध समझौता NPT और दूसरा समझौता सभी प्रकार के परमाणु प्रशिक्षण का प्रतिबंध समझौता। ये 2 समझौते CTBT, NPT और CTBT, इसका फुल फॉर्म आप लोग इंटरनेट से पता करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। इन 2 समझौते में किस शर्तें केवल बड़े देशों के लिए लाभकारी होती थी। इनमें जो शर्तें लागू हुई थी वो शर्तें सिर्फ बड़े देश थे उनके लिए लागू होती, और जो विकासशील देश है जैसे भारत हो गया, वो बहुत सारे देश हैं उनके लिए लागू नहीं होता था। इसलिए भारत ने इन दोनों देशों में अपने हस्ताक्षर मतलब इन दोनों समझौते में सम्मिलित होने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि ये समझौता सिर्फ बड़े बड़े देशों के लिए लागू होता था। जो विकासशील देश थे उनके लिए कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे, इसलिए भारत ने इनमें सम्मिलित होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पूरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।